हेलो गाइस, वेलकम टू माय डीएनएल ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, मैं रे ऑफ लाइट ड्रामे का 9 पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि जिया कुन और उसके डैड दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो जिया कुन के डैड भी उससे अच्छे से बात करते हैं और उसे पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं। और फिर उसके बाद जिया कुन के डैड उसकी मॉम के दिए हुए कुछ राइस बॉल्स जिया कुन को देते हैं, जो कि जिया कुन की मॉम ने उसके लिए ही भेजे होते हैं। और फिर जिया कुन को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं और फिर वो वहाँ से जाते हैं और जाते हुए वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रोते हैं। और जिया कुन उसके डैड के जाने के बाद उसकी मॉम की पुरानी बातें याद करते हुए रोता है और रोते हुए भी उसकी मॉम के दिए हुए राइस बॉल खाता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जिया कुन होनान के पास आता है और उसका किया हुआ होमवर्क उन्हें चेक कराता है। तो होनान भी जिया कुन का होमवर्क देखकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया है। और फिर उसके बाद होनान जिया कुन को शंघाई का नक्शा भी देते हैं, जिसमें वो उसे बताते हैं कि इससे तुम उसे ढूंढ सकते हो जिसे भी तुम ढूंढना चाहते हो। तो जिया कुन भी हाँ में सर हिलाता है और फिर होनान से नक्शा लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि जिया कुन वेंग फेंग के पास बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर रहा होता है। तो वहीं वेंग फेंग जिया कुन को परेशान कर रहा होता है। तो जिया कुन वेंग फेंग से बोलता है कि मुझे परेशान मत करो और मुझे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने दो, और फिर से पढ़ाई करने लग जाता है। और वहीं फिर वेंग फेंग जिया कुन के लिए एक लेदर का जैकेट लेकर आया होता है, तो वो जिया कुन को पहनने के लिए जिद करता है। तो जिया कुन तो जैकेट देखकर खुश तो होता है, पर वो क्लास के बाद पहनने के लिए बोलता है और पढ़ाई करने लगता है। देन तभी वहाँ पर होनान आ जाते हैं और जिया कुन को पढ़ते देख उसे बोलते हैं कि मेरे सिखाए हुए रूल तुम्हें अच्छे से याद हैं, और उसे ट्यूशन क्लास ज्वाइन करने के लिए भी बोलते हैं। तो जिया कुन होनान से हाँ बोल देता है। और फिर उसके बाद होनान जिया कुन को शाबाशी देकर वहाँ से चले जाते हैं। तो वेंग फेंग जिया कुन के हाँ बोलने की वजह से उस पर गुस्सा हो जाता है और जैकेट को वापस लेकर नीचे फेंक देता है। तो उन्हें ऐसे देखकर होनान उनके पास आकर पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वहीं पर एक स्टूडेंट होनान को बताता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने इनसे ट्यूशन जाने के लिए पूछा था और ये शायद इसी वजह से लड़ रहे हैं। तो जिया कुन होनान को उसे बताने से मना कर देता है। तो होनान वेंग फेंग से बोलते हैं कि तुम्हें भी ट्यूशन आना चाहिए, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसे कभी भी नहीं रोकता और मैं भी इसके साथ ट्यूशन क्लासेस के लिए जाता। तो वेंग फेंग होनान से बोलता है कि क्या आप मुझे 3 साल का छोटा बच्चा समझते हैं जो आपकी बातों में आ जाऊंगा। तो होनान बोलते हैं कि नहीं, पर मैं तुम्हें 4 साल का बच्चा जरूर समझता हूँ, और उसे ट्यूशन आने का बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जेन अपनी साइकिल रिपेयर करवाने के लिए मिंग के वहाँ पर आती है, क्योंकि उसकी साइकिल का ब्रेक ठीक ना होने की वजह से वो गिर जाती है। तो मिंग भी जेन की साइकिल को चेक करती है और फिर चेन को बुलाती है उसकी साइकिल को रिपेयर करवाने के लिए, और वही जेन को थोड़ी देर वेट करने के लिए बोल देती है। तो वही जेन भी मिंग, युआन और युआन के भाई की फ़ोटोज़ को देखने लगती है। और तभी मिंग वहाँ पर आती है। तो जेन मिंग से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि युआन के भाई के साथ में क्या हुआ है। तो मिंग भी उसे हाँ बोलती है। और फिर उसके बाद वो जेन को ये भी बताती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था। तो जेन उसकी ये बात सुनकर उसे सॉरी बोलती है। तो मिंग जेन से बोलती है कि क्या तुम हमारे बारे में जानना चाहोगी। तो जेन भी उसे हाँ बोल देती है। तो मिंग जेन को बताती है कि युआन का भाई गो फेंग हमारे यहाँ पे साइकिल के पार्ट्स लेने के लिए आया करता था, और ऐसे ही हम दोनों की पहचान हो गई, और फिर उसके बाद हम दोनों भी साइकिलिंग के लिए जाने लगे थे, और फिर उसके बाद युआन भी हमारे साथ जाने लगा था। और मिंग यहाँ भी बताती है कि मुझसे भी ज़्यादा तो गो फेंग की मोम को इस बारे में बुरा लगा था, क्योंकि उन्होंने उसे बड़ा किया था, और युआन की पूरी फैमिली ही इसी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगी थी। और युआन की मोम की तबीयत पहले से ही ख़राब थी, और ये सब होने के बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई थी। और युआन को भी ये लगता है कि गो फेंग के एक्सीडेंट में उसका भी कुछ हाथ है, पर उसकी कोई भी गलती नहीं है। तो जेन बोलती है कि शायद वो इसी वजह से अब ऐसा है। तो मिंग जेन को बताती है कि वो पहले ऐसा नहीं था, वो हमेशा ही खुश रहता था और हमेशा खेलता कूदता रहता था और थोड़ा केयर फ्री भी था, जिसकी वजह से उसका भाई हमेशा उसको प्रोटेक्ट करता था। और हम सब बस यही चाहते हैं कि वो भी अब हमेशा खुश रहे, और उसका भाई भी ऑब्वियसली यही चाहता होगा कि वो हमेशा खुश रहे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जेन युआन के सामने अचानक से आकर उसे डरा देती है। तो युआन बोलता है कि तुम ऐसे कैसे सामने आ गई हो, एकदम भूत की तरह। और फिर उसके बाद जेन उसे बोलती है कि इस हफ्ते में साइकिल चलाने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे।
तो युआन जेन से बोलता है कि क्या तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है। तो जेन बोलती है कि साइकिलिंग करने से ब्रेन सेल इम्प्रूव होते हैं। तो युआन भी जेन को साइकिलिंग के लिए हाँ बोल देता है और बोलता है कि जब मुझे अच्छी जगह मिल जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर हम साइकिलिंग के लिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में वेंग फेंग को दिखाते हैं कि जो कि पत्थरों से बोतलों को हिट कर रहा होता है। देन तभी वहाँ पर होनान आते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो और पूछते हैं कि क्या तुमने इसकी कभी प्रैक्टिस की है और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वेंग फेंग उन्हें ही खेलने के लिए बोलता है, तो होनान मना कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ पे ट्यूशन क्लास के लिए कन्विंस करने के लिए आया हूँ। और बोलते हैं कि क्या तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहते हो। तो वेंग फेंग बोलता है कि मैं तो कभी भी यूनिवर्सिटी जाना ही नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस पैसे ही कमाना चाहता हूँ। और फिर वेंग फेंग यहाँ भी बोलता है कि आप मुझ पर टाइम वेस्ट करने के बजाय उन स्टूडेंट पर ध्यान दीजिए जो कि सच में यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं। तो होनान वेंग फेंग को निशाना लगाते हुए देखकर बोलते हैं कि तुम्हारी पूरी क्लास में तुम ही सबसे अच्छा निशाना लगा सकते हो। तो वेंग फेंग बोलता है कि पूरी क्लास में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में मैं सबसे अच्छा निशाना लगाता हूँ। तो वेंग फेंग के ऐसा बोलने पर होनान समझ जाते हैं कि उनको ऊपर चौक गिराने वाला वेंग फेंग ही है और उसे घूर कर देखने लगते हैं। और घूर के देखते हुए वो सारी बातें याद करते हैं कि वेंग फेंग ने उनके ऊपर चौक का डिब्बा कैसे गिराया था। तो वेंग फेंग भी होनान के घूरने की वजह से डरने लगता है, क्योंकि उसे भी समझ में आ जाता है कि होनान को सब पता चल गया है। देन तभी होनान बोल देते हैं कि तुम अब पकड़े गए हो और हंसते हुए बोलते हैं कि इसे हम बाद में सेटल करेंगे, और फिर वहाँ से चले जाते हैं और वही वेंग फेंग उनसे डरने लगता है। देन उसके बाद होनान और रेड हेयर को दिखाते हैं। तो रेड हेयर होनान को डांट रहा होता है कि तुम किस तरह के टीचर हो, क्या तुम नहीं जानते हो कि जब हम बच्चे थे और हमारे टीचर हमें कैसे मारते थे। और ऐसे ही बोलकर उसे समझाते हैं कि क्या तुम डरपोक हो जो तुम ऐसा कर रहे हो। और तभी होनान को उनकी दोस्त का फ़ोन आता है, तो वो उन्हें पार्टी में आने के लिए बोलती है। और फिर जब होनान वहाँ पार्टी में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके कोई पुराने टीचर या फिर दोस्त हैं जो कि बीमार है। तो होनान उनका एड्रेस लेकर वहाँ पर जाते हैं, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो होनान उनके पास जाकर उनकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गए होंगे। और वहीं होनान के टीचर होनान के स्कूल के बारे में सुनकर उन्हें बताते हैं कि मेरा भी एक स्टूडेंट था जिस पर मैंने गिव अप कर दिया था, और इसी वजह से उसने किसी से लड़ाई कर ली थी, जिसकी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा था और उसकी लाइफ ख़राब हो गई थी। और उसके साथ ये सब होने की वजह से मुझे बहुत बुरा लगा था, और इसी वजह से अब से मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट पर गिव अप नहीं करता हूँ। और होनान को भी यही समझाते हैं कि तुम्हें भी किसी भी स्टूडेंट पर गिव अप नहीं करना चाहिए और उन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जेन मिंग की साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर आती है और वहाँ से एक रेंट पर साइकिल लेकर जाती है, जो कि युआन के बड़े भाई की ही साइकिल होती है। और फिर उसके बाद जेन साइकिलिंग करने के लिए युआन का वेट कर रही होती है। देन तभी युआन भी वहाँ पर साइकिलिंग करते हुए आ जाता है। तो जेन के पास युआन के बड़े भाई की साइकिल होती है, जिसकी वजह से युआन जेन की साइकिल को देखने लगता है। तो जेन युआन को ऐसे साइकिल देखते हुए पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो, और साइकिलिंग करने के लिए बोलती है। तो युआन भी साइकिल को देखकर थोड़ा सैड हो जाता है। देन उसके बाद फिर वो भी साइकिलिंग करने के लिए जेन के साथ चला जाता है। और फिर साइकिल चलाते हुए वो थक जाते हैं, तो वो एक जगह पर बैठ जाते हैं। और तभी जेन युआन से बात करती है और उससे बोलती है कि क्या तुम सारी अच्छी जगहों पर तुम्हारे भाई के साथ गए हो। तो युआन बोलता है कि हाँ, पर मैं मिंग के साथ और अपने क्लब के दोस्तों के साथ भी गया हूँ। तो जेन युआन को बोलती है कि हाँ, मैं जानती हूँ क्योंकि मिंग ने मुझे बताया था। तो युआन जेन से पूछता है कि क्या तुम वहाँ पर गई थी। तो जेन उसे हाँ बोलती है। मैं वहाँ पर अपनी साइकिल लेने के लिए गई, तो वहाँ पर मिंग ने मुझे बताया था कि तुम बहुत ही ज़्यादा बात करते थे और बहुत ही खुश रहते थे। तो युआन जेन की बात का जवाब नहीं देता है। तो जेन युआन को देखकर बोलती है कि तुम आज बहुत ही सैड लग रहे हो। और युआन से बोलती है कि किसी भी बात को अपने तक ही रखना बहुत ही मुश्किल होता है, पर अगर तुम इसे बाहर निकाल देते हो तो ये बहुत ही अच्छा होता है। पर युआन फिर भी जेन की बात का कोई जवाब नहीं देता है। तो जेन युआन से पानी पीने के लिए पूछती है, और जैसे ही खड़ी होती है तो उससे युआन के भाई की साइकिल गिर जाती है, जिसकी वजह से युआन जेन पर गुस्सा हो जाता है और साइकिल उठाकर साइकिल को चेक करने लगता है, पर जेन पर ध्यान नहीं देता है। तो जेन युआन को ऐसे देखकर उसे बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो रहे हो।
तो युआन भी जेन पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इसमें सीरियस होने जैसा क्या है, और बोलता है कि तुम मिंग की बातें सुनकर मुझ पर यहाँ पर लेक्चर झाड़ने के लिए आई हो, और बोलता है कि अगर तुम्हारे पास इतना ही फ्री टाइम है तो तुम जाकर अपनी पढ़ाई पर फोकस क्यों नहीं करती हो। और ये सब बोलकर जेन से नाराज़ होकर वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। और युआन के जाने के बाद जेन भी युआन की वजह से परेशान हो जाती है। और वहीं पर युआन को दिखाते हैं तो वो तेज़ी से साइकिल चलाते हुए जा रहा होता है और उसके भाई के बारे में ही सोच रहा होता है और परेशान होता है। और फिर उसके बाद फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि युआन से उसका भाई आकर पूछता है कि तुम अभी तक स्कूल से घर क्यों नहीं गए हो। तो युआन बोलता है कि मॉम डैड की आज नाइट की शिफ्ट है, इसी वजह से उन्होंने मुझे कॉफ़ी लाने के लिए बोला था। तो युआन का भाई उसे बोलता है कि मैं इसे तुम्हारे लिए डिलीवर कर दूंगा। तो युआन उसके भाई को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है और बोलता है कि मैं अपना एरोप्लेन का मॉडल लेने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि वो आज ही डिलीवर हो गया है। तो युआन का भाई भी उसे ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि तुम उसे लेने के बाद घर पर चले जाना। और फिर उसके बाद थोड़ी देर में दिखाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो युआन सोचता है कि ये भीड़ किस लिए लगी है, और वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है। तो उसे ये भी पता चलता है कि वहाँ पर कोई और नहीं, उसका भाई ही है, और सर पर चोट लगने की वजह से बहुत ज़्यादा खून बह जाता है और वहीं स्पॉट पर उसके भाई की डेथ हो जाती है। और युआन ये सब देखकर शॉक हो जाता है, और युआन ये सब सोचते हुए ही साइकिल चला रहा होता है और इसी वजह से उसका भी छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो रोड पर ही गिर जाता है। पर उसे ज़्यादा चोट नहीं आती है, बस उसके लेग में इंजरीज हो जाती है। और वहीं रोड पर लेटे हुए उसे लगता है कि अगर वो कॉफ़ी लेकर उसके भाई को नहीं भेजता तो शायद उसकी डेथ नहीं होती। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि जेन मिंग के वहाँ पर वापस आती है और वहाँ पर बैठकर रोने लगती है। तो मिंग जेन के पास आती है और उसे रोने से मना करती है और उसे बोलती है कि एक दिन युआन तुम्हें ज़रूर समझेगा, और उसे चुप कराती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जेन युआन को सभी जगह ढूंढती है और कैफेटेरिया में भी ढूंढती है, पर वो उसे कहीं पर भी नहीं दिखता है। तो वो उसे स्टोर रूम में भी जाकर देखती है, पर वो वहाँ पर भी नहीं होता है। तो जेन खुद ही म्यूज़िक प्ले कर वहीं पर बैठ जाती है। और फिर कुछ समय बाद युआन जेन को दिखता है, तो जेन युआन से पूछती है कि तुम्हारे पैर को क्या हो गया है। तो युआन बोलता है कि मैं बस गिर गया था। देन फिर उसके बाद जेन उससे माफ़ी भी मांगती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे भाई की साइकिल है, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारी पेनफुल मेमोरीज़ को वापस लेकर आऊँ, और उससे माफ़ी मांगती है। तो युआन भी जेन से यह बोलता है कि बस तुम ऐसा बिहेव करो कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, और ये सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद वेंग फेंग और जियाकुन को दिखाते हैं। तो जियाकुन खाने के लिए कुछ खरीद रहा होता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो वेंग फेंग भी जियाकुन का पीछा करने लगता है। और फिर दिखाते हैं कि जियाकुन ट्यूशन क्लास के स्टूडेंट के साथ बैठकर ही खाना खा रहा होता है। देन उसके बाद जियाकुन वेंग फेंग को देखता है तो वो उसे भी अपने पास बैठने के लिए बुलाता है। तो वेंग फेंग उनसे ठीक से बात करने के बजाय उनसे लड़ने लगता है और उनकी बुराइयां करने लगता है। तो जियाकुन तो वेंग फेंग को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो किसी की भी नहीं मानता है और सबकी एक एक करके बुराई करने लगता है। और वेंग फेंग जेन को भी रिपीटर कहकर बोलता है और शिया फेंग को भी बोलता है कि तुम हमेशा ही स्कूल में मेकअप लगा कर आती हो, क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी तुम्हें नोटिस नहीं करता है। तो शिया फेंग बोलती है कि तुम अब लाइन क्रॉस कर रहे हो। देन तभी शुकाए भी बोलता है कि तुम्हें लड़कियों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो वेंग फेंग उसे चिढ़ाने के लिए बोल देता है कि तुम इसके साथ बाहर क्यों घूम रहे हो, क्या तुम्हें इस पर क्रश है। तो वो उसे धक्का दे देता है और उस पर गुस्सा होता है और बोलता है कि मुझे हाथ मत लगाना। तो जियाकुन वेंग फेंग को ऐसे लड़ते हुए देखकर उसे रोकने के लिए जाता है। तो वेंग फेंग उसे कुत्ता कहकर बोल देता है। तो जियाकुन उस पर गुस्सा हो जाता है कि तुमने कुत्ता किसे बुलाया। तो वेंग फेंग भी बोल देता है कि मैंने तुम्हें ही कुत्ता बुलाया है। और फिर वो दोनों ही लड़ने लगते हैं। तो सभी स्टूडेंट उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। देन वहीं श्याओ श्याओ भी होनान को कॉल कर बुला लेती है। तो होनान भी वहाँ पर साइकिल से जल्दी से आते हैं और उन्हें रोकते हैं। और फिर होनान वेंग फेंग को डांटते भी हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे दोस्त हो जो कि अपने दोस्त को पढ़ाई करने से रोक रहे हो। वो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है और सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। तो वेंग फेंग होनान को भी बोलता है कि तुम्हारा कैरेक्टर ही इतना डेंजर है। तो होनान बोलता है कि बस ये तुम ही सोचते हो और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं ऐसा सोचता है, और जब तक मैं तुम्हारा टीचर हूँ तुम्हें मेरी ही बात सुननी पड़ेगी। तो वेंग फेंग बोलता है कि तुम मुझे कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हो।
तो होनान बोलते हैं कि क्या तुमने अपना सेंस खो दिया है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम बॉस हो। तो वेंग फेंग भी बोलता है कि क्या आपको लगता है कि आप बॉस हो। तो होनान बोलते हैं कि हाँ मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास मास्टर डिग्री है। और तुम्हारा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। तो वेंग फेंग के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं होता है, तो वो चुप हो जाता है। और वही वेंग फेंग की पेंट नीचे खसक जाती है। तो होनान उसे बोलते हैं कि आप बस करो और अपनी पेंट को ऊपर करो। तो वेंग फेंग भी अपनी पेंट ठीक करता है और बोलता है कि अब हमें सिर्फ असली स्किल पर लड़ना चाहिए। तो होनान बोलते हैं कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो वेंग फेंग भी होनान से हाँ बोल देता है। देन उसके बाद होनान उससे बोलते हैं कि तो अपनी स्किल तुम मुझे दिखाओ। और फिर ये भी बोलते हैं कि क्या अंडरवेयर दूसरों को दिखाना है, क्या यही तुम्हारी स्किल है। तो सारे स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, जिसमें कुछ राउंड होनान जीतते हैं और कुछ राउंड वेंग फेंग भी जीत जाता है। देन उसके बाद लास्ट राउंड में जब वो सर पर कार्डबोर्ड पहन कर चल रहे होते हैं, तो एक कार वाला अचानक से कार का गेट खोल देता है, जिसकी वजह से वेंग फेंग उससे टकरा जाता है और गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। तो होनान उसकी वजह से खुद ही हार मान लेते हैं और बोलते हैं कि मैं ही हार गया हूँ। देन उसके बाद होनान सभी स्टूडेंट को उनके घर भेज देते हैं और फिर जियाकुन और होनान दोनों मिलकर वेंग फेंग को उसके घर पर लेकर जाते हैं। तो वेंग फेंग का घर तो बहुत ही बड़ा होता है। तो जियाकुन उसे देखकर बोलता है कि ये तुम्हारा घर है। और तो होनान भी बोलते हैं कि ये बहुत ही सुंदर है। तो वेंग फेंग भी उन्हें थैंक्स बोलता है। देन तभी वेंग फेंग की मॉम भी बाहर आ जाती है। तो होनान उनसे बोलते हैं कि ये गिर गया था और इसी वजह से इसके पैर में चोट लगी है, पर इसे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई है। और फिर उसके बाद वेंग फेंग, होनान और जियाकुन वो सब भी अंदर चले जाते हैं। देन उसके बाद वेंग फेंग की मॉम होनान से उसकी स्टडी के बारे में पूछती है। तो होनान बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा कर रहा है। और फिर वेंग फेंग की मॉम उन्हें ये भी बोलती है कि आपको अगर कोई भी परेशानी हो या इसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर बता सकते हैं। तो होनान को ये पता नहीं होता है कि वो वेंग फेंग की माँ है। तो वो उनसे पूछते हैं कि आप कौन है। तो वो उन्हें बताती हैं कि मैं वेंग फेंग की माँ हूँ। और होनान ऐसा इसलिए पूछते हैं क्योंकि वेंग फेंग ने तो उन्हें यही बताया होता है कि उसके मॉम डैड है ही नहीं। और फिर उसके बाद वेंग फेंग के डैड भी वहाँ पर आते हैं। तो वो होनान से अच्छे से बात करते हैं और होनान से पूछते हैं कि क्या इसने फिर से कोई गड़बड़ कर दी है। तो होनान बोलते हैं कि नहीं, ये बस गिर गया था, इसी वजह से इसे चोट लग गई है। तो वेंग फेंग के डैड बोलते हैं कि आप इसकी गलतियों को छुपाइए मत, क्योंकि इसने ज़रूर कहीं ना कहीं फ़ाइट की होगी और ये हमेशा ही लड़ाई करता है और गेम खेलता है। और ऐसे कहकर उसकी बहुत ज़्यादा बुराई करने लगते हैं। तो वेंग फेंग भी गुस्सा हो जाता है और कुछ ना कुछ बोलने लगता है। तो वेंग फेंग के डैड भी होनान से बोलते हैं कि मैं दिन भर इसके लिए मेहनत करता हूँ और इसके लिए अच्छे पैसे कमाता हूँ और इसे अच्छे पैसे प्रोवाइड भी करता हूँ। तो वेंग फेंग को भी उसके डैड पर गुस्सा आ जाता है। तो वो बोलता है कि आप ये सारे पैसे आपके छोटे बेटे के लिए कमा रहे हो, मेरे लिए नहीं कमा रहे हो। और उसकी मॉम को सौतेली माँ भी बोल देता है और ये भी बोल देता है कि ये मुझे पैदा करने वाली मॉम नहीं है। तो वेंग फेंग के डैड को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने जाते हैं। तो होनान बीच में आते हैं, जिसकी वजह से उनके सर पर चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। और ये सब देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। देन उसके बाद होनान घर पर आते हैं और फिर मिस जेई को फ़ोन लगाकर बुलाते हैं। तो मिस जेई भी आकर उनका ट्रीटमेंट अच्छे से करती है और उन्हें समझाती है कि वेंग फेंग ऐसा क्यों है। तो मिस जेई होनान को बताती है वेंग फेंग के बारे में कि वो हमेशा ही अपनी क्लासमेट्स और अपने टीचर का अटेंशन चाहता है और वो जब भी पैसे कमाने की बात करता है तो इससे ये पता चलता है कि वो ये साबित करना चाहता है कि वो एक बुरा इंसान नहीं है। तो होनान भी मिस जेई की बात को अच्छे से समझते हैं और उन्हें बताते हैं कि वेंग फेंग के मॉम डैड मुझे हॉस्पिटल भेजना चाहते थे, पर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं जल्दी घर वापस आ गया। देन उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वेंग फेंग क्लास में बैठा होता है और वहीं जियाकुन भी होता है। तो उन दोनों का दोस्त उन्हें चिढ़ाता है कि क्या तुम दोनों ने लड़ाई कर ली थी। तो जियाकुन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं, हम अभी भी ठीक हैं। देन तभी होनान वहाँ पर आते हैं और वेंग फेंग को बुलाकर वहाँ से ले जाते हैं। और फिर उसके बाद होनान वेंग फेंग से सॉरी बोलते हैं कि मैंने हमेशा ही तुम्हें गलत समझा था और बताते हैं कि जब तुम्हारे घर पर मैं गया तो मैं सब समझ गया कि तुम कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हो। और यहाँ भी है कि भले ही तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये सब बोल दिया है, पर हर पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं और तुम भी उनसे हर चीज़ के लिए आर्ग्यूमेंट करते हो जिसका कोई भी मतलब नहीं है। और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए और मेरी ट्यूशन क्लासेस को भी ज्वाइन करना चाहिए।
तो वेंग फेंग बोलता है कि मैं आपको फंसाना नहीं चाहता हूँ, और ये बोलते हुए चला जाता है कि मैं बहुत ही बेकार और गड़बड़ इंसान हूँ। और फिर वही शियाओ शियाओ भी वेंग फेंग और होनान की बात को सुनती है। देन उसके बाद होनान को कुछ पेपर्स देकर वहाँ से चली जाती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शियाओ शियाओ वेंग फेंग से बात करती है और उसे अच्छे से समझाती है और उसे बोलती है कि जब भी तुम किसी से पहले हार जाते थे तो तुम उन्हें पत्थरों से मारते थे, और पहले तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे आते थे, और जब कभी तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आते थे तो तुम मेरे पास में बैठकर ही रोया करते थे, और अब तुम अपने डैड को क्यों परेशान कर रहे हो। और फिर उसे यहाँ भी बोलती है कि क्या तुम अपने आप से एक बार जीतना नहीं चाहते हो, और फिर उसे ट्यूशन क्लासेस में आने के लिए भी बोलती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि होनान वेंग फेंग के घर पर जाते हैं और उसके पेरेंट्स से बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि वेंग फेंग एक बहुत ही अच्छा और स्मार्ट लड़का है और आपको उसे इनकरेज करना चाहिए और अपने काम का प्रेशर उसे नहीं देना चाहिए, और अगर उस पर ऐसा ही प्रेशर बना रहा तो उसके दिमाग पर इसका बुरा असर हो सकता है। तो वेंग फेंग के मॉम डैड भी होनान से बोलते हैं कि हाँ, हम उसे पूरा इनकरेज करेंगे। देन उसके बाद होनान भी बोलते हैं कि अब मुझे लेट हो रहा है और मुझे चलना चाहिए, और वहीं वेंग फेंग के मॉम डैड होनान को गिफ्ट दे रहे होते हैं तो होनान उन्हें मना करते हैं। तो वेंग फेंग के मॉम डैड उनसे जिद करते हैं, पर फिर भी होनान उन्हें मना कर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जियाकुन और वेंग फेंग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो जियाकुन और खाना ऑर्डर कर देता है। तो वेंग फेंग जियाकुन से पूछता है कि क्या तुम ये सब खा भी सकते हो। तो जियाकुन बोलता है कि नहीं, मैं नहीं खा सकता हूँ, पर फिर भी मैं खाऊंगा। तो वेंग फेंग बोलता है कि तुम तो मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। तो जियाकुन बोलता है कि हाँ, पर क्या तुम अमीर नहीं हो। तो वेंग फेंग बोलता है कि अमीर तो हूँ, पर वो सारे पैसे मेरे डैड के हैं। तो जियाकुन बोलता है कि तुम्हारे डैड के पैसे ही तुम्हारे पैसे हैं, क्या तुम एक फैमिली नहीं हो। तो वेंग फेंग बोलता है कि क्या मैं उनका बेटा बनना भी चाहता हूँ, और वो अगर मेरे ऊपर पैसे खर्च भी करते हैं तो उसके लिए मुझे उन्हें सुनना भी पड़ता है, और मुझे पैसे देकर वो हमेशा मुझे नीचा फील कराते हैं, और जब कभी मैं कुछ भी अचीव करता हूँ तो सभी लोगों को लगता है कि इसमें मेरे डैड का कुछ हाथ है, और सब लोग बस मेरे डैड के पैसे को ही देखते हैं और मुझे कोई भी नहीं देखता है। तो वेंग फेंग बोलता है कि अगर तुम मेरी जगह पर होते तो तुम भी क्या अच्छे से रहते। तो जियाकुन उसे हाँ बोलता है और बोलता है कि क्योंकि तुम एक फैमिली की तरह तो कम से कम रहते हो। और फिर उसके बाद वो ज़्यादा बहस नहीं करते हैं। देन उसके बाद ड्रिंक करते हैं और बोलते हैं कि हम अब भी अच्छे दोस्त हैं। देन तभी वेंग फेंग को किसी का कॉल आता है। तो वेंग फेंग बोलता है कि मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, और बात करने के बाद वेंग फेंग बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो जियाकुन उससे पूछता है कि वो कौन था। तो गाइस, वेंग फेंग ने आखिर किससे बात की थी, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। एंड गाइस, आई होप कि आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप सबसे पहले और आसानी से देख सकें।